दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे वैश्विक ऊर्जा और विदेशी मुद्रा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और उस पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया की। भारत की राजनीति हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखने और दिखाने के लिए अभिशप्त है। ताजा उदाहरण गहराते ऊर्जा संकट, बढ़ते विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें तथा उसके लिए वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग तथा कार पूलिंग जैसे उपाय करें। 1 साल तक सोना न खरीदने और विदेश यात्रा से परहेज करने की अपील भी की गई है। अपील खाद्य तेलों का उपयोग 10% तक घटाने की भी है। अमेरिका और ईरान में संघर्ष विराम के बावजूद पश्चिम एशिया में जारी टकराव और अस्थिरता से कमोबेश पूरा विश्व ऊर्जा संकट झेल रहा है। तमाम देशों ने उससे निपटने के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुरूप कदम भी उठाए हैं। महंगाई की मार और नागरिकों की दुश्वारियों की चर्चा के बावजूद दिखा नहीं कि कहीं भी विपक्ष ने सरकार के ऐसे कदमों की आलोचना की हो। लेकिन भारत में विपक्ष की प्रतिक्रियाओं से लगता है कि मानो नरेंद्र मोदी सरकार ही संकट के लिए जिम्मेदार हो। युद्ध की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा सही थी या गलत, यह कूटनीतिक बहस का विषय है। लेकिन यह गलतफहमी तो नहीं होनी चाहिए कि अगर वह नहीं जाते तो अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमला नहीं करते। मुक्त सूचनाओं के इस दौर में साफ है कि यह युद्ध अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच, इजरायल के युद्धोन्माद और ईरान की इस्लामिक कट्टरता का परिणाम है। शेष विश्व की इसमें कोई भूमिका हो ही नहीं सकती थी। फिर भी अंतिम क्षणों तक युद्ध टालने की कोशिशें की गईं। जिनेवा में कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी, लेकिन समझौता वार्ता के अगले चरण से पहले ही अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए, जिनकी परिणति पूरा विश्व देख रहा है और झेल भी रहा है। युद्धोन्मादियों के निहित स्वार्थों के चलते ही इस्लामाबाद में शांति वार्ता विफल हो गई और संघर्ष विराम दोनों ओर से धमकियों के बीच अंतिम सांसें लेता दिख रहा है। समझ पाना मुश्किल नहीं कि ऊर्जा संकट अनिश्चितकालीन हो सकता है। यह भी कि संघर्ष विराम से अंततः शांति की राह निकल भी आती है तो ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान के पूर्ण समाधान में लंबा समय लगेगा। इसलिए ऊर्जा संकट और उसके चलते विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालीन उपाय के अलावा कोई विकल्प किसी भी देश के पास नहीं है। हाँ, यह प्रश्न अनुत्तरित है कि जब दुनिया भर में ऊर्जा संकट से निपटने के उपाय 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के सप्ताह भर बाद ही शुरू हो गए थे, तब भारत में इतनी देर क्यों हुई? चुनाव लोकतंत्र की प्राणवायु है, पर चुनाव जीतकर सत्ता में आने और उसे बनाए रखने की सोच कई बार राजनीतिक नेतृत्व को देश हित में सही समय पर सही फैसले लेने से रोकती भी है। पड़ोसी देशों से लेकर दूर दराज तक के देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम मार्च में ही बेतहाशा बढ़ गए थे। विकसित देश भी महंगाई की मार से छूते नहीं, लेकिन 7 मार्च को कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कुछ वृद्धि के अलावा इस मोर्चे पर हमारी सरकार मौन ही रही। विपक्ष द्वारा व्यक्त आशंकाओं को दरकिनार करते हुए देश में पर्याप्त भंडार का दावा कर सरकार देशवासियों को महंगाई से बचाए रखने का भरोसा भी देती रही। अतीत के अनुभव के मद्देनजर समझ पाना मुश्किल नहीं था कि सरकार की सदाशयता 5 राज्यों में मतदान तक ही है। हमने अतीत में भी देखा है कि सरकारी तेल कंपनियां चुनाव के दौरान जनता के प्रति इतनी संवेदनशील हो जाती थीं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ जाने पर भी देश में कीमतें नहीं बढ़ाती थी। लेकिन मतदान समाप्ति की शाम ही सारी कसर पूरी कर लेती थी। उस लिहाज से मोदी सरकार ने ज्यादा धैर्य दिखाया। मतदान के अंतिम चरण के बाद ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भारी भरकम वृद्धि की गई तथा महंगाई की बाकी मार के लिए
खुद प्रधानमंत्री ने अपील कर देशवासियों को तैयार किया। सवाल पूछा जा सकता है कि देशवासियों के पास विकल्प ही क्या है, पर विकल्प तो सरकार के पास भी नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय कारणों से वैश्विक संकट है तो झेलना तो पड़ेगा ही। हाँ, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका के चलते ऐसे जरूरी कदम भी 2 माह बाद उठाने के लिए सरकार की आलोचना की जा सकती है। अगर कोरोना काल में बिना तामझाम सादगी से चुनाव हो सकते थे तो इस बार क्यों नहीं? ऊर्जा संकट काल में धुआंधार चुनाव प्रचार में फूके गए पेट्रोल डीजल की जवाबदेही किसकी है? शक्ति प्रदर्शन के रूप में हुए नई सरकारों के शपथ ग्रहण में तमाम बड़े नेता क्या कारपूल करके आए थे? थोक महंगाई दर पहले ही उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और अतीत का अनुभव बताता है कि तेल कंपनियों को इस बीच हुए नुकसान की भरपाई अंततः उपभोक्ताओं को ही करनी पड़ेगी। कड़वा सच ये भी है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों में की गई वृद्धि महज झांकी है। कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम रसातल में चले जाने पर भी उपभोक्ताओं को राहत न देने वाली सरकारी तेल कंपनियों के हालिया घाटे के आंकड़ों को सच माने तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस की कीमतों में आग लगना तय है। और तब महंगाई डायन से खासकर मध्य और निम्न आय वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अगर विपक्ष को इसकी चिंता है तो उससे बेखबर सरकार भी नहीं होगी। लेकिन सवाल तात्कालिक उपायों से आगे बढ़कर दीर्घकालीन नीतियों और जीवन शैली का है। शाश्वत समस्या है कि हमारी सरकारें आग लगने पर ही कुआं खोदने की सोचती है। अगर हम अपनी जरूरत के 80% तक कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर हैं, जिसका भुगतान हमें ज्यादातर डॉलर में ही करना पड़ता है, तब आज तक देश में विश्वसनीय और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन तंत्र क्यों नहीं विकसित किया गया? चंद महानगरों में मेट्रो के उदाहरण से इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली में डीटीसी और मुंबई में एसटी और बीएसटी की विश्वसनीय बस सेवा हमने ध्वस्त होती देखी है। कोरोना काल में किए गए वर्क फ्रॉम होम के प्रयोग को यथासंभव जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। छोटे काफिले के साथ या मेट्रो में सफर कर प्रचार बटोरने वाले नेता अफसर ऐसा हमेशा क्यों नहीं कर सकते? जो देश हरित क्रांति करने में सक्षम रहा, उसकी खाद्य तेल आयात पर निर्भरता सरकारी प्राथमिकताओं पर ही सवालिया निशान लगाती है। कच्चे तेल के बाद सबसे ज्यादा हमारा आयात बिल सोने का है, पर बेलगाम कीमतों के चलते वह आम आदमी की क्रय शक्ति से पहले ही बाहर हो चुका है, जब सक्षम लोगों पर किसी अपील का असर शायद ही हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपकी राय का भी कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।